Hello guys, welcome to my YouTube channel Pavidam Classes. Pavidam Classes for UGC NET Public Administration. This is about me in nutshell. I have done my BA and MA in Public Administration. I have twice UGC NET qualified in June 2015 session and December 2015 sessions, and also pursuing MBA in Finance and HR dual specializations. So this is about me, and आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर होने वाला है, अब हम सेकेंड चैप्टर में, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर सेकेंड यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर कर रहे हैं। तो बेसिकली हम जो कंटेंट उठाने वाले हैं, हमारा कंटेंट होगा वाइड होगा, जो कि जिसका बेस जीरो से लेके यूजीसी नेट लेवल तक रहेगा, ताकि आपको एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिले और आप एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। और कहीं भी आपको उस टॉपिक के बारे में बताना हो या किसी को भी समझाना हो, तो एक आप अच्छे से एग्जाम्पल दे के समझा सकें। ना कि ऐसा होता है ना, कभी कभी कोई लोग टॉपिक पढ़ लेते हैं और एग्ज़ाम में भी एमसीक्यू कर लेते हैं, बट वो कोई उस टॉपिक के बारे में पूछता है तो जीरो बता नहीं पाते, क्योंकि कैसे बताऊँ, उसका एक कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं आती है कि उसको मैं कैसे कोरिलेट करूँ। सो हम इसीलिए हम इस टॉपिक को आपको जैसे इग्नू के बुक, जो बीए की बुक है, एमए की बुक है, सबसे कंपाइल करके, और अपना जो लक्ष्मीकांत की बुक है उससे, और मोहित भट्टाचार्य सबसे लेके उठा के एक मतलब जिस्ट जो आया, जो चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई कि ये चीज़ें होनी चाहिए, कॉमन चीज़ें मिली, उस चीज़ को मैं लाया हूँ इस सेशन में, ताकि आप लोग को अच्छे से कंसेप्ट क्लियरिटी हो और आप लोग एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो अब हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। हमारा चैप्टर 1 अच्छे से ख़त्म कर लिया है और एमसीक्यू सेशन भी हमने लाया है, तो आप अच्छे से, अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखिए और एमसीक्यू सेशन कीजिए और अपने आप को एसेस कीजिए कि आपका चैप्टर 1 कितना अच्छे से क्लियर है। अब हम चलते हैं चैप्टर 2, जो कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। उस टॉपिक में हम चलेंगे और एक एक करके सारा टॉपिक कवर करेंगे अच्छे से। उसके बाद एमसीक्यू सेशन लाएंगे, फिर चैप्टर 3 की ओर चलेंगे। सो चलते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है चैप्टर 2, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमारा ये चैप्टर 2 का नाम है। बेसिकली हम सीरियल से चलेंगे। आप लोग लेक्चर लेक्चर के बाद आप लोग, और अगर अच्छे से थोड़ा डीप में देख रहे हैं तो आप उस बुक को भी प्रेफर कीजिएगा। सो जैसा कि हम देखते हैं, देखिए, जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में, पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन को समझते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन को हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर में पहले समझ लिया था कि क्या है। तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? हमारा एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, हमारा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन होता है जो एक कोऑपरेटिव ग्रुप इफर्ट होता है। कोऑपरेटिव ग्रुप इफर्ट होता है हमारा। और किस लिए होता है? टू एकम्प्लिश कॉमन पर्पज, कॉमन गोल्स या पर्पज बोल सकते हैं इसको, पर्पज उसको एकम्प्लिश करने के लिए। सो बेसिकली ये हमारा, हमने देखा है कि हमारा ये एडमिनिस्ट्रेशन होता है जिसमें एक कोऑपरेटिव ग्रुप होता है, जो कि इसमें बहुत सारे लोग होते हैं और वो एक किसी एक कॉमन गोल को पूरा करने के लिए काम करते हैं, तो इसको बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन बोलता है। बट अब देखिए, ये तो बेसिकली हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, बट इनमें जो देखिए, जो हमारे ग्रुप है, एक ग्रुप है और एक कॉमन गोल है, अगर इनको सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज नहीं किया जाएगा किसी एक ऐसे जगह पे, जहाँ पे मतलब ऐसा होना चाहिए ना कि ग्रुप एक जगह हो और एक कॉमन गोल उस एक जगह का एक हमारा लक्ष्य एम हो, तभी तो चीज़ें अच्छे से पूरा होंगी। तो इन दोनों चीज़ों को अगर हम एक ऑर्गेनाइज वे में कंपाइल करें कि एक सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होने चाहिए ये दोनों लोग, तो जाके क्या होगा, हमारा गोल अच्छे से पूरा होगा। ऐसा है नहीं कि कोई ग्रुप इफर्ट कोई कहीं और लग रहा है, गोल कहीं और का हो, तो वैसे नहीं होगा ना। तो इसलिए हमें दोनों को एक एक जगह पे, एक ऐसे जगह पे, मतलब एक पेरीमीटर होना चाहिए जहाँ पे इन दोनों को हम सिस्टमेटिक रख सकें।
हमारा यहाँ पे ग्रुप हो जाएगा और इस जगह का एक कॉमन गोल हो जाएगा, तब जाके हमारा एक जो भी गोल होगा वो अच्छे से कंप्लीट होगा। तो इसीलिए हम आया कि हमारा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जिसमें जिसका एक गोल होना चाहिए। उस गोल को पूरा करने के लिए उसमें कुछ ग्रुप होने चाहिए, मतलब कि पीपुल होने चाहिए, और उस गोल को पूरा करने के लिए वो लोग कंटिन्यूअस अपना इफ़र्ट डालें। और इस ऑर्गेनाइजेशन में हमारा क्या होगा, इस ऑर्गेनाइजेशन में हमारा मेन होगा, मेन मटेरियल होंगे, मेन मटेरियल्स होंगे, फिजिकल लोकेशन होगा, एसेट्स होंगे, ये सब सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होंगे। और बेसिकली हमने ऑर्गेनाइजेशन का डिफिनेशन भी देखा है कि इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेन एंड मटेरियल्स एंड एसेट फिजिकल लोकेशन, जिसके अंदर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यूअस काम करता रहेगा किसी भी कॉमन गोल को पूरा करने के लिए। सो देखिए, अगर हम देख रहे हैं कि जैसे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कहाँ होगा, वो ऐसे ही किसी ऑर्गेनाइजेशन में ही होगा ना, कि ऐसा नहीं एडमिनिस्ट्रेशन अपने कहीं ऐसे ही चल रहा हो, कहीं कुछ भी, तो ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन को चलने के लिए कोई एक ऑफिस जैसे हम बोलते हैं ना, या तो कोई ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, उसके अंदर ही तो एडमिनिस्ट्रेशन होगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, पहला टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, और एक ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत ही इसेंशियल एलिमेंट है। और इसके रिगार्डिंग में हमारे डायमोक एंड डायमोक जी का एक स्टेटमेंट है, डायमोक एंड डायमोक जी का। बेसिकली देखिए, इस चैप्टर से स्टेटमेंट भी आते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब स्टेटमेंट बहुत सारी स्कॉलर्स ने भी मैं आगे बताएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग कुछ स्कॉलर ने स्टेटमेंट दिए बेसिकली डेफिनेशन को लेके, तो वो सब भी पूछता है। और और अगर देखिए यूसी नेट पेपर का अगर कंसेप्चुअल पेपर बना, तो इसी सब चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, इंट्रोडक्शन से, चैप्टर एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर से, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, इस सब चैप्टर से ज़्यादा एमसीक्यू जाएंगे अगर कंसेप्चुअल चीज़ें बना। और देखिए जो हमारा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, इस सब चीज़ों से क्या होगा, एमसीक्यू ज़्यादा अगर फैक्चुअल चीज़ें आएंगी, डेट हुआ, डेट्स वगैरह कब हुए, ये सब चीज़ें, रिपोर्ट्स के क्या रिपोर्ट्स है, ये सब ज़्यादा आएगा। तो उस समय फैक्चुअल क्वेश्चन अगर बना तो उस सब चैप्टर से ज़्यादा आएगा। तो इसलिए अगर हमारी क्या है कि चीज़ें कंसेप्चुअल चीज़ें ज़्यादा पूछेगा, क्योंकि अब हायर लेवल में चले गए, तो मैक्सिमम चांस अगर पेपर हार्ड बनेगा तो इस सब चैप्टर से बनेगा। और ये हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा एमसीक्यू जाते हैं, और लोग इसमें मैक्सिमम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है। तो इस चैप्टर को अच्छे से देखिएगा। सो डायमोक एंड डायमोक जी का एक स्टेटमेंट है, उसको देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज द बेसिक टूल, ऑर्गेनाइजेशन इज द बेसिक टूल by means of which the administrative process is kept operating। देखिए इसमें बेसिकली क्या होता है कि सीधा सीधा स्टेटमेंट पूछ लेगा, दे देगा कि जैसे स्टेटमेंट लिख देगा और पूछेगा किसका ये स्टेटमेंट है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इसको एक दो बार अगर पढ़ेंगे तो आपको आइडिया रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा स्टेटमेंट बहुत सारी स्कॉलर हो गए कि याद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक दो तो है नहीं। तो बेसिकली आप देखे रहिएगा, एक बेसिक मतलब से पता चल जाता है। सो देखिए बेसिकली डायमोक एंड डायमोक जी ने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन एक मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस का एक टूल्स है, जहाँ पे कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस ऑलवेज ऑपरेटिंग रहता है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक आज का, ऑर्गेनाइजेशन। सो आज का फर्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन आज का पहला टॉपिक है, अच्छे से पढ़िएगा, इसमें एक कंसेप्ट क्लैरिटी लाइएगा, और कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं उस पर फिर दोबारा वीडियो उस रिगार्डिंग कन्फ्यूजन आपको वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। सो देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो
ए टर्म, ये जो टर्म हुआ है कि द टर्म derived from word ऑर्गेनिसिज्म, देखिए इस वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। तो बेसिकली ये सब भी ध्यान रखा है, क्योंकि यूजीसी नेट में ये सब चीज़ें भी पूछता है कि इसका किस वर्ड से डिराइव्ड हुआ है और इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब है मीन्स विच मीन्स एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ए ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ इंटरडिपेंडेंट पार्ट, इंटरडिपेंडेंट पार्ट शेयरिंग कॉमन एक्टिविटी। ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन यही तो है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हमारा एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है। उसमें क्या होगा कि बहुत सारे लोग होंगे, तो कॉमन जो भी गोल होगा उसको पूरा करने के लिए अपने अपने एफर्ट को लगाएंगे। तो बेसिकली इसका यही मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन इसका क्या है, इस वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मतलब होता है कि एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स। देखिए इसमें क्या होंगे, बहुत सारे पार्ट्स होंगे, वो क्या होंगे, एक ऑर्गेनाइज होंगे एक ऐसे वे में कि वो लोग किसी भी एक कॉमन एक्टिविटी को पूरा करेंगे। तो बेसिकली ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया। अब देखते हैं कि डिफरेंट जो कि डिफिनेशन है हमारे, वेरियस डिफिनीशन, वेरियस डिफिनीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें बेसिकली इसी में ये स्टेटमेंट है ऑर्गेनाइजेशन को लेके, डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर ने क्या बोला है बेसिकली उसको देखेंगे। तो इसमें ज़्यादा है नहीं, आप लोग एक दो बार उस स्टेटमेंट को पढ़िएगा तो आपको ध्यान रहेगा कि किस स्कॉलर ने क्या स्टेटमेंट दिया ऑर्गेनाइजेशन को लेके। सो बेसिकली यहाँ पे हम कुछ ही जैसे लगेगा जो जो मुझे इंपॉर्टेंट है उसी का स्कॉलर का स्टेटमेंट देखेंगे। बाकी आप सब थोड़ा बुक से भी रिफ़र कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, एक दो तो है नहीं। सो देखते हैं, फर्स्ट स्कॉलर हमारे मुने जी हैं। उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने ये बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ अ कॉमन पर्पज। देखिए मैंने यहाँ पहले से लिख दिया ताकि ज़्यादा टाइम ना कंज्यूम हो। तो देखिए मुने जी ने क्या बोला, मुने ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ अ कॉमन पर्पज। देखिए कहने का मतलब सब वही सेम है कि एक ग्रुप होगा, एसोसिएशन होगा और कॉमन पर्पज को फुलफिलमेंट करने के लिए एक इफर्ट होगा एक ह्यूमन एसोसिएशन का। तो बेसिकली वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा वहाँ पे ह्यूमन एसोसिएशन होंगे, और उसको अटेनमेंट करने के लिए, आप कॉमन पर्पज को पूरा करने के लिए वो लोग इफर्ट डालेंगे। सो लेट्स सी द व्हाट से गुल्लिक, organization is the formal structure of authority through which work subdivision are arranged, defined and coordinated for defined objective। इसमें इनका कहने का मतलब कि देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे क्या होगा कि सब डिवीजन होगा अथॉरिटी का। यहाँ पे हमारे शॉप फ्लोर मैनेजमेंट के वर्कर होंगे, फिर मिडल वर्कर होंगे, फिर टॉप मैनेजमेंट हो गए। ऐसे ऐसे एक अथॉरिटी बनी हुई है, सब डिवीजन बने हुए हैं सबके अरेंज में, और इनका एक कोऑर्डिनेशन होता है, सारे लोगों का एक कोऑर्डिनेशन होता है कोई भी डिफाइंड ऑब्जेक्टिव को फुलफिलमेंट करने के लिए। गुलिक जी ने बेसिकली यही बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी थ्रू विच वर्क सब डिवीजन आर अरेंज्ड, डिफाइंड एंड कोऑर्डिनेटेड फॉर डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। बेसिकली इनका कहने का मतलब यही होता है कि
जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें क्या होता है कि फॉर्मल अथॉरिटी होता है स्ट्रक्चर का, उसमें वर्क का सब डिवीजन होता है और एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। एंडलेसी पिफिनर, organization consists of the relationship of individual to individuals and group to group which are so related to bring about an orderly division of labor। देखिए इनका भी कहने का मतलब कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि इंडिविजुअल से इंडिविजुअल का रिलेशन होगा और ग्रुप से ग्रुप का रिलेशन होता है। तो बेसिकली वो लोग ऐसे एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे कि कोई इन ऑर्डरली मैनर में होंगे और एक डिवीजन ऑफ लेबर में होंगे। देखिए एक होता है ना कि जो मैंने बताया कि शॉप फ्लोर के रहेंगे, मिडिल रहेंगे, सुपरवाइजर और बॉस रहेंगे, फिर मिडल बॉस रहेंगे, टॉप बॉस रहेंगे, वो लोग का एक डिवीजन ऑफ वर्क होता है और एक दूसरे से उनका एक रिलेशनशिप भी रहता है और वो एक जो भी गोल होगा उस गोल को पूरा करेंगे। एंड लेट्स सी द चेस्टर बर्नार्ड, ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टम ऑफ कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज आर फोर्स टू आर मोर पर्सन। देखिए बेसिकली इनका कहने का मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टम ऑफ कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी, जिसमें उन्होंने बताया कि जैसे कोई भी ग्रुप है या उस पर दो या दो से लोग हैं, उनमें एक कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड होगा कोई भी एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। तो बेसिकली ऐसे दो चार और हैं बुक में, उनको आप लोग देख लीजिएगा। तो बेसिकली कहने का सबका मीन एक ही है, बट उन्होंने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है, अलग अलग तरीके से स्टेटमेंट दिया ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। सो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट पीपुल के लिए डिफरेंट डिफरेंट कनोटेशन देता है। सो द टर्म ऑर्गेनाइजेशन कैनोट्स डिफरेंट थिंग टू डिफरेंट पीपुल, इट इज यूज्ड इन 3 डिफरेंट सेंस। देखिए डिफरेंट पीपुल डिफरेंट डिफरेंट मतलब इसका कनोटेशन दिया है, तो बेसिकली इसका 3 मतलब है। देखिए जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कन्वर्ट्स करता है डिफरेंट पीपुल डिफरेंट थिंग फॉर डिफरेंट पीपुल। तो बेसिकली इसका 3 डिफरेंट स्टेट में यूज किया जाता है। तो देखिए बेसिकली क्या है, द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, मतलब जो कि देखिए एक्ट होता है कोई भी डिजाइनिंग करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का, और दूसरा क्या बोला कि बोथ डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, और थर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इटसेल्फ होगा। देखिए ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होगा, उसको मतलब कि डिजाइनिंग के लिए, बिल्डिंग के लिए। तो बेसिकली इसका ये डिफरेंट टर्म्स में यूज किए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन का मतलब। तो बेसिकली ये सब चीज़ देख के आपको लग रहा है कि जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो भी डिफाइन किया गया है, ये एक मैकेनिस्टिक व्यू को डिफाइन किया है। मैकेनिस्टिक व्यू को, क्योंकि मैकेनिस्टिक व्यू कहता है जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के एफिशिएंसी और एडमिनिस्ट्रेशन पे ज़्यादा जोर दिया जाए, तो मैकेनिस्टिक व्यू होता है। स्ट्रक्चरल व्यू उसको भी बोलते हैं। इसका ये मतलब होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में ओनली मतलब कि हायरार्की कैसी होनी चाहिए, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और वहाँ पे मैकेनिस्टिक व्यू कहा जाता है। तो इन्होंने क्या बोला कि ह्यूमन रिलेशन पे को ध्यान नहीं दिया, ह्यूमन रिलेशन पे मैकेनिस्टिक व्यू बताता है। और उन्होंने बताया कि जो ह्यूमन रिलेशन का व्यू है उसको इन्होंने नहीं ध्यान दिया। तो बेसिकली क्योंकि इसमें देखिए कहीं भी सारे जगह तीनों स्टेटमेंट है, सब में डिजाइनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात की गई है, कहीं ना ह्यूमन रिलेशन की बात, मतलब कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं बताया। इसलिए यहाँ पे बेसिकली इसका ये मतलब एक कंप्लीट जो कि एक डेफिनेशन होगा ऑर्गेनाइजेशन का, वो होगा कि ऑर्गेनाइजेशन इज बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव हमारा स्ट्रक्चर होगा एंड हमारा बोथ ऑर्गेनाइजेशन इज बोथ स्ट्रक्चर एंड ए सेट ऑफ ह्यूमन रिलेशन। ए सेट ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली बताया गया कि ऑर्गेनाइजेशन अगर है तो वहाँ पे एक स्ट्रक्चर होगा और वहाँ पे ह्यूमन रिलेशनशिप का एक रिलेशनशिप होगा इनफॉर्मल। बेसिकली ह्यूमन रिलेशनशिप इनफॉर्मल रिलेशनशिप को बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर है तो एक फॉर्मल स्ट्रक्चर भी होगा, बट उसके साथ साथ इनफॉर्मल रिलेशनशिप भी होगा। तो ये बेसिकली पूरा ऑर्गेनाइजेशन एक कंटेन करता है।
नाउ कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देखते हैं इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर ने अपने अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक को बताया, तो देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओ आर जी लिख रहा है तो उसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन हुआ। तो देखते हैं पहला किसने दिया, निकोलस हेनरी के द्वारा। देखिए निकोलस हेनरी ने ऑर्गेनाइजेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताया, उसको अब देखते हैं। सो देखिए उन्होंने बोला है कि हमारा जो भी सो हैव अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू निकोलस हेनरी। देखिए निकोलस हेनरी ने क्या कैरेक्टराइज किया ऑर्गेनाइजेशन को लेके, उन्होंने बताया कि दे आर पर्पसफुल कॉम्प्लेक्स ह्यूमन कलेक्टिविटीज होते हैं। इसका मतलब होता है कि जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन होगा उसका कुछ ना कुछ पर्पज होगा, तभी तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनता है। ऐसा नहीं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बन गया उसका कोई पर्पज ना हो। जैसे कि हमारा मान लीजिए कोई भी बना, हमारा एयरफोर्स का ही ऑर्गेनाइजेशन बन गया, तो इसका एक पर्पज है ना कि एयर डिफेंस देना हमारे कंट्रीज को, तो इसका एक पर्पज हो गया। और इसका कॉम्प्लेक्स ह्यूमन कलेक्टिविटीज हो गया, वहाँ पे बहुत सारे मतलब कि ग्रुप होंगे, मेंबर्स होंगे। बेसिकली ये बताया, एक करेक्टरिस्टिक दिया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा उसका एक पर्पज होगा, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स ह्यूमन कलेक्टिविटीज होगा। नेक्स्ट, करेक्टराइज्ड बाई सेकेंडरी रिलेशनशिप, इम्पर्सनल रिलेशनशिप। हाँ देखिए अभी ये जो बताया, जो उन्होंने बताया कि अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे सेकेंडरी रिलेशनशिप होगा। सेकेंडरी रिलेशनशिप मतलब इम्पर्सनल रिलेशनशिप होता है, जिसको इनफॉर्मल रिलेशनशिप बोलते हैं। बेसिकली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, लोग एक दूसरे से बातें करेंगे, एक दूसरे का हेल्प करेंगे, कोऑपरेटिव फर्स्ट होगा, तो बेसिकली इसी को इनफॉर्मल रिलेशनशिप बोलते हैं, जो कि कोई भी उसका अनस्ट्रक्चर्ड होता है। एंड नेक्स्ट, दे आर स्पेशलाइज्ड एंड लिमिटेड गोल। देखिए ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी चीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड होगा। जैसे हमारा कोई भी शॉप बनाने वाली कंपनी है तो उसमें शॉप ही बनेगा, उसके लिए वो स्पेशलाइज होगा। जैसे लक्स कंपनी हो गया, लक्स ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया ना, तो ये शॉप बनाएगा, तो इसमें क्या होगा, उसका एक लिमिटेड गोल होगा। ऐसा नहीं होगा वो कुछ भी काम करे, उसका कोई गोल ही डिफाइन ना हो। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा उसमें स्पेशलाइज टास्क होगा और उसका एक लिमिटेड गोल होगा कि मुझे ये साबुन बनाना है और इसको हमें प्रोडक्ट को सप्लाई करना है, सेल करना है, हमारा ये अर्निंग होना चाहिए, एक चीज़ हो गया। एंड नेक्स्ट, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाई सस्टेंड कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़। देखिए और ऑर्गेनाइजेशन में हमारा क्या होगा कि एक कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़ भी होगा लोगों का, तभी तो जाके एक कोई भी गोल होगा उसको पूरा करेंगे। एंड दे आर इंटीग्रेटेड विद इन अ लार्ज सोशल सिस्टम। अब जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हुआ उसमें लोग रहेंगे तो एक दूसरे से इंटीग्रेट रहेंगे, तो बेसिकली इसका कहने का यही मतलब है कि लोगों का एक दूसरे से इंटेक्शन होगा, एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, तो एक सोशल सिस्टम बना लेगा ऑर्गेनाइजेशन में। एंड नेक्स्ट, दे प्रोवाइड सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स टू दियर इन्वायरमेंट। देखिए यही कहने का मतलब है कि जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन होगा उसका एक पर्पज होगा कि मान लीजिए जैसे कोई भी प्रोडक्ट बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका एक पर्पज होगा कि वो प्रोडक्ट्स को बनाएगा और एक सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। इन्वायरमेंट कहने का मतलब यहाँ पे सिटीजन हो गया, पीपुल को हो गया इन्वायरमेंट में, ये ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इसके इन्वायरमेंट हो गए पीपुल, ये सर्विसेज इनको प्रोवाइड करेगा। एंड नेक्स्ट, दे आर डिपेंडेंट अपॉन एक्सचेंज विद दियर इन्वायरमेंट। देखिए इसका कहने का मतलब ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, देखिए अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो एक्सचेंज पे भी करेगा। जैसे हमारा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसको प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल जो चाहिए, रॉ मटेरियल वो अपने इन्वायरमेंट से तो ही लेगा। तो बेसिकली इसका कहने का ही मतलब है कि दे आर डिपेंडेंट अपॉन एक्सचेंज विद दियर इन्वायरमेंट। वो अपने इन्वायरमेंट से रॉ मटेरियल लेगा, उसको प्रोडक्ट बनाएगा और इन्वायरमेंट को ही देगा, सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। बेसिकली इसका कहने का ये मतलब है। और नेक्स्ट द अकॉर्डिंग टू द एल डी वाइट ने बताया कि एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ 3 प्राइमरी एलिमेंट्स। इन्होंने बेसिकली बताया कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या होता है, उसके प्राइमरी एलिमेंट क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि फर्स्ट एलिमेंट होगा पर्सन्स। देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा वहाँ पे लोग होंगे, ये ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यहाँ पे लोग होंगे तभी तो कोई भी ग्रुप बनेगा, उनका एक कॉमन गोल होगा, उसको पूरा करेंगे। तो बेसिकली ये बताया कि अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका एक प्राइमरी एलिमेंट होगा पर्सन्स एंड दूसरा होगा कॉमन इफर्ट्स। देखिए बेसिकली ये एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन कर रहा है कि पर्सन्स होंगे एंड उनका कॉमन इफर्ट्स होगा और एक कॉमन पर्पज होगा, उसको पूरा करेंगे। तो बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेशन ही तो हुआ, और ये किसके अंतर्गत हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत हो रहा है। तो बेसिकली इसका कहने का ये मतलब हुआ। एंड लेट्स सी द एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू सी आई बर्नार्ड। सी आई बर्नार्ड ने क्या क्या बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या होता है।
उन्होंने बोला कि कॉमन पर्पज होगा। देखिए वही हुआ, कॉमन पर्पज मतलब कोई भी गोल होगा, गोल सेट होगा ऑर्गेनाइजेशन का, ये हुआ। और कम्युनिकेशन हुआ, कम्युनिकेशन मतलब कि जो लोग रहेंगे, पीपुल्स रहेंगे, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा, तभी तो एक दूसरे से लोग कम्युनिकेट करेंगे, तभी तो जाके कोई भी गोल होगा उसको पूरा होगा। मान लीजिए कोई बॉस है, वो अपने सबॉर्डिनेट को बता रहा है कि तुम ऐसे ऑरेंज मैनेज करो, ये रिक्वायरमेंट है, तो वो बॉस सुपरवाइजर क्या करेगा, वर्कर को बताएगा, ऐसे से एक हायरार्की में काम होगा। तो बेसिकली इसका यही कहने का मतलब है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका कॉमन पर्पज होगा, उसमें कम्युनिकेशन होगा, और लोग उसमें विलिंग टू सर्व होंगे। अगर काम करने के लिए वो लोग विलिंग होंगे तभी तो एक अचीवमेंट करेंगे, तभी तो कोई भी टास्क होगा उसको एकम्प्लिश करेंगे। तो इनका कहने का बेसिकली यही मतलब है। एंड देखते हैं हर्बर्ट ए साइमन क्या बोले हैं। अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट ए साइमन, द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स डिवाइडिंग वर्क among the members, formulating standards, practices, providing communication system, ट्रांसमिटिंग डिसीजंस एंड ट्रेनिंग टू द मेंबर्स। देखिए इन्होंने बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है वो सब बता दिया। इन्होंने बताया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा उसमें डिवाइडिंग वर्क अमॉन्ग द मेंबर्स। देखिए जो भी जैसे हो गया ना, कोई भी काम कर रहा है कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट बनाने का, ये सेल हो गया तो वो प्रोडक्ट ही बनाएगा, इसको एक पैकेजिंग करेगा ये डिपार्टमेंट, और ये डिपार्टमेंट उसको सेल करेगा, कोई डिपार्टमेंट उसका एडवर्टाइजमेंट देखेगा। तो बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हो रहा है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ऑर्गेनाइजेशन ने सारे काम को डिफाइन कर दिया, हर एक डिपार्टमेंट को क्या क्या काम करना है। तो बेसिकली इसका ये मतलब होता है, बोला गया कि डिवाइडिंग वर्क अमॉन्ग द मेंबर्स एंड फार्मुलेटिंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस। और इसी ऑर्गेनाइजेशन अपना एक एसओपी बनाएगा। एसओपी होता है कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। बेसिकली इसका ये मतलब है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कैसे क्या काम होना चाहिए, एक उसका एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस को प्रोवाइड करेगा। एंड उनमें उनके बीच एक कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोवाइड करेगा ताकि वो लोग अच्छे से काम कर सके। और एक डिसीजन होगा, सब लोगों के बीच में एक डिसीजन होगा, डिसीजन लेने का कि जिसको जो काम करना है वो कैसे होगा। एक उसमें मतलब कि इस डिपार्टमेंट का प्रोडक्ट बनाने का काम है तो उसको प्रोडक्ट ही बनाएंगे, इनका पैकेजिंग का काम है तो पैकेज करेंगे, और इनका एडवर्टाइजमेंट का काम है तो एडवर्टाइजमेंट का। इसका बेसिकली यही मतलब है कि ट्रांसमिटिंग डिसीजंस एंड ट्रेनिंग द मेंबर्स। एंड आल्सो देखिए न्यू रिक्रूटमेंट हुआ तो उनको ट्रेनिंग भी देगा। ऐसा है नहीं कि कोई भी एम्प्लॉय आ रहा है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना ही जान गया, या तो उसका कुछ इतना एक्सपीरियंस होगा तो ठीक है, नहीं अगर न्यू है तो उसको ट्रेनिंग देते हैं फिर भी, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होता है, तो उसके बीच में अकॉर्डिंग वो अपने मेंबर्स को ट्रेनिंग भी देते हैं। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है उन्होंने, हर्बर्ट ए साइमन ने वो बता दिया कि एक दूसरे में वर्क डिवीजन होगा, उनमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करेंगे, डिसीजन लिया जाएगा उनके बीच में, और उनको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत होगा। अब जो टॉपिक आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टॉपिक से आएगा, तो सो ध्यान दीजिएगा। जो टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेसिस इसका मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन किस किस बेस पे बनता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर बन रहा है उसका बेस क्या है, कुछ तो उसका मोटिव होगा ना ऑर्गेनाइजेशन का बनने का। तो बेसिकली इसका कहने का मतलब यही है। तो सो देखिए जो कि हमारा लुथर गुलिक जी हैं, लुथर गुलिक जी ने 4 बेस दिया है ऑर्गेनाइजेशन की। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनता है उसके 4 बेसिस हैं। लुथर गुलिक आइडेंटिफाइड आइडेंटिफाइड 4 बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली इन्होंने, गुल्लिक जी ने बताया कि पहले ध्यान दीजिएगा कि किसने किया, गुल्लिक जी ने 4 बेसिस दिया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। बेसिकली इसको बोलते हैं 4 पीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 4 पीज ऑफ, एग्जाम में भी ऐसे ही पूछ लेता है 4 पीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है। तो चारों ऑप्शन दे देगा और एक कुछ दूसरा दे देगा कि इनमें से कौन सा नहीं है, ऐसे पूछ लेगा। या तो 3 डिफरेंट दे देगा, एक 4 पीज में से उठा के दे देगा, पूछ लेगा कौन सा बेस है ऑर्गेनाइजेशन का। तो रिमेंबर 4 पी जिसको बोलते हैं, 4 पीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली इसका मतलब होता है कि क्या क्या बेसिस है। तो 4 बेसिस पे हमारा ऑर्गेनाइजेशन बनता है अकॉर्डिंग टू लुथर गुलिक का। तो बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं एक एक करके क्या क्या बेसिस हैं। तो फर्स्ट हमारा जो बेस है, फर्स्ट बेस हमारा ये है पर्पज। बेसिकली पहले जान लेते हो कि वो 4 पीच क्या क्या है, ताकि देखिए पहले 4 पीच हमारा है पर्पज, प्रोसेस, पर्सन,
एंड प्लेस। बेसिकली ये चार हैं, 4 P's आप 4 P's आप ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया किस किस बेस पे, पर्पज के बेस पे, प्रोसेस के बेस पे, पर्सन्स के बेस पे, प्लेस के बेस पे। कि जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी चीज़ कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग उसका नाम दे दिया गया। तो बेसिकली बेसिस है। तो फर्स्ट बेस हम पढ़ेंगे पर्पज। देखिए जो पहला है पर्पज, इसका मतलब होता है कि इट मीन्स द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए पर्पज मतलब में पर्पज वाले ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा कि फंक्शन परफॉर्म्ड होगा, उसके बेस पे उसका नाम दिया गया है। तो इसलिए इसको बोला गया इट मीन्स द फंक्शन परफॉर्म बाय द ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल इसका क्या है, डिफेंस डिपार्टमेंट जितने भी हो गए, डिफेंस डिपार्टमेंट देखिए इसका एक फंक्शन परफॉर्म करेगा ना, सिक्योरिटी देगा अपने कंट्री को। नेक्स्ट क्या है कि हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट देख लीजिए, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, लेबर डिपार्टमेंट हो गया, एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हो गया। ये सब क्या है, ये सब ऑर्गेनाइजेशन बने हैं पर्पज, जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसके बेस पे बने हैं। तो बेसिकली इसका यही मतलब है, इसलिए इसको बोला गया पर्पज के बेस पे जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और देखिए इस डिपार्टमेंट के कुछ मेरिट्स होंगे, कुछ डीमेरिट होंगे। और इसमें देखेंगे कि कौन कौन से ऐसी कमेटीज आई है हमारे जो कि रिकमेंड किए हैं ये फंक्शन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल को। अब देखते हैं कि हमारा जो मेरिट बेस्ड प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइजेशन का, उसका कुछ सॉरी पर्पज बेस्ड है, उसके कुछ मेरिट हो गए। तो उसको मेरिट को देखते हैं। तो देखिए पहला क्या होगा, जैसे कोई भी पर्पज या फंक्शन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसका कोई भी मिशन होगा। देखिए डिफेंस डिपार्टमेंट हो गया, उसका सिक्योरिटी, कंट्री के सिक्योरिटी प्रोवाइड करना मिशन हो गया। हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, इसका होगा कि मेडिकल सुविधा प्रोवाइड करना, मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करना। लेबर डिपार्टमेंट का काम हो गया कि हमारे जो भी स्टेट या कंट्री जो भी उसमें उसमें लेबर डिपार्टमेंट के इशूज़ को देखना। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हो गया। ऐसे ऐसे हर एक चीज़ का इनका एक मिशन होगा अगर पर्पज बेस्ड प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइजेशन का। एंड नेक्स्ट ये देखिए ओवरलैपिंग या डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को एलिमिनेट करता है। इट एलिमिनेट ओवरलैपिंग एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। देखिए अगर पर्पज बेस्ड है तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का पर्पज क्लियर है, तो इसमें क्या होगा, ओवरलैपिंग नहीं होगी और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। अगर देखिए हेल्थ डिपार्टमेंट है तो मेडिकल सुविधाएं जो भी होगा वो हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें ही देखेगा। ऐसा नहीं कि हेल्थ डिपार्टमेंट है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम कर रहा है। तो इसीलिए इसको बताया कि जो पर्पज बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होगा उसमें क्या होगा, वो एलिमिनेशन नहीं होगा, मतलब कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, ओवरलैपिंग नहीं होगी। और देखिए क्या करता है कि इसमें क्या होगा, अगर हेल्थ डिपार्टमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट है पर्पज बेस पे है तो इसमें क्या होगा, जो भी इसके पॉलिसीज होंगे उसमें डेवलपमेंट होगा। कि देखिए हेल्थ डिपार्टमेंट हमारा क्या करता है कि इशूज को पता करता है, उसके रिगार्डिंग कोई भी पॉलिसीज बनाता है। जैसे सैनिटेशन प्लान हो गया, वैक्सीन प्लान हो गया, ये सब चीज़ें बना रहा है ना। इशू को बोलता है कि उसमें क्या होगा, डेवलपमेंट होगा पॉलिसीज का, डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसीज होगा। एंड देखिए नेक्स्ट पॉइंट का है, इट इनेबल द फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और फेलियर। इट इनेबल्स द फिक्सेशन अरे यार, इट इनेबल्स द फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फेलियर। फिक्सेशन, so it enables the fixation of responsibility for failure. Fixation of responsibility for failure। देखिए बेसिकली इसका ये मतलब होता है कि when a goal is not met it easy to identify which specific department or function is responsible।
देखिए जैसे कोई भी मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना है और मार्केट डिपार्टमेंट अकाउंटेबल है, तो इसके लिए देखिए अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो अगर उसका फेलियर हो गया तो उसको हम कहेंगे ना कि हमारा मार्केट डिपार्टमेंट उसके एडवर्टाइजमेंट में फेल हो गया, इसलिए वो अच्छा सप्लाई नहीं हुआ। तो बेसिकली इसका यही कहने का मतलब है कि इसमें कोई भी डिपार्टमेंट का फेलियर और सक्सेस है उसको अच्छे से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट, इट इज इजीली इट इज इजीली इंटेलिजेबल इंटेलिजिबल इंटेलिजिबल टू द कॉमन मैन। इसका कहने का मतलब है कि ये बहुत ही ईजी होता है कॉमन मैन को समझने के लिए। जैसे हमारा देखिए एग्जाम्पल, लॉ डिपार्टमेंट हो गया। लॉ डिपार्टमेंट हो गया तो इसमें हम समझ लेंगे कि इस डिपार्टमेंट का काम है रूल्स एंड रेगुलेशन लॉ देखने का। हेल्थ डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है तो इसका काम है हेल्थ इशूज मेडिकल प्रोवाइड करना, मेडिसिन प्रोवाइड करना, ये सब है। डिफेंस डिपार्टमेंट है तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। इसीलिए इसका इस पॉइंट का यही कहने का मतलब है कि इट इज़ ईजिली इंटेलिजिबल टू द कॉमन मैन। और नाउ सी द डिमेरिट्स। अब इसके कुछ डिमेरिट भी होंगे, ऐसा नहीं है कि सारे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको मेरिट ही मेरिट हो। इसके कुछ डिमेरिट है, तो अब आइए देखते हैं डिमेरिट क्या है। डिमेरिट ऑफ पर्पज बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसके डिमेरिट्स अब देखते हैं क्या क्या है। सो इट निगलेक्ट द सबऑर्डिनेट टाइप ऑफ वर्क। इसका मतलब होता है इट निगलेक्ट द, देखिए मैंने यहाँ लिख दिया कि इट इग्नोर्स द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या है कि जैसे देखिए हमारा कोई भी ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके कुछ मशीनरीज है तो उनमें क्या होगा कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आएगा उसको अलाइन करना इनके लिए थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए इन्होंने एक बोल रहा है कि इन्होंने इग्नोर किया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को। नेक्स्ट है इट लीड टू द डिपार्टमेंटलिज्म थिंकिंग। देखिए इसका क्या मतलब है, बेसिकली बोलते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है वो क्या करेंगे, उसके जो एम्प्लॉय होंगे अपने स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के गोल्स को थिंक करेंगे, मतलब उसके परफॉर्मेंस पे ध्यान देंगे, ना कि ओवरऑल ओवरऑल फंक्शन देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन का। यही इसको बोला गया कि पर्पज बेस में क्या होगा, लीड टू द डिपार्टमेंटलिज्म थिंकिंग। अब देखते हैं कि अब हमारा पर्पज बेस्ड डिपार्टमेंट हो गए और अब इस मेरिट डीमेरिट हो गया। अब देखते हैं कि कौन कौन सी कमिटीज़ ने इसको एक्सेप्ट किया। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट, कमिटीज कमिटीज रिकमेंड दिस प्रिंसिपल। कौन कौन सी कमिटीज है देखते हैं जो कि पर्पज बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को रिकमेंड किया उसके प्रिंसिपल्स को। तो पहला है हमारा हाल्डने कमिटी ऑफ ब्रिटेन, दी हाल्डने कमिटी ऑफ ब्रिटेन, जो कि हमारा 1918 से 1919 में इसका रहा है अपना। तो बेसिकली ये सब नेक्स्ट वीडियोज में जब आएंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे कि हाल्डने कमेटी ये सब क्या है। बट बेसिकली अभी जानिए कि जो कमिटीज है इन्होंने रिकमेंड किया है पर्पज बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल को। और ये सब रिपोर्ट और इसके डेट 1918 से 1919 ये ध्यान दीजिएगा, ये सब बेसिकली सीधा सीधा एमसीक्यूज में आ जाते हैं। एंड फर्स्ट हुअर कमीशन ऑफ यूएसए ये भी रिकमेंड किया है। दी दी फर्स्ट दी फर्स्ट हुअर कमीशन ऑफ द यूएसए, जो कि हमारा रहा है 1949 से 1950 में। बेसिकली इसमें देखिए दो चीज़ें क्यों दी जाती है। पहला तो जो होता है कि मैक्स में जिस समय वो कमेटी बनी, और दूसरा होता है जब वो कमेटी रिपोर्ट दी। तो इसलिए दो दो होते हैं किसी भी कमिटीज़ में। तो जो यूएसए का हुअर कमीशन था उन्होंने भी इसको रिकमेंड किया। एंड जो अपना स्टडी टीम है इंडिया का एआरसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966 से 1970 तक रहा, उन्होंने भी इस प्रिंसिपल को रिकमेंड किया।
और नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, प्रोसेस के बेस पे। प्रोसेस का मतलब बेस में है, इसमें क्या होगा, टेक्निक्स आर स्पेशलाइज्ड स्किल्स यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो प्रोसेस यूज करा है इसलिए इसको बोला कि प्रोसेस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है कि वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही स्पेशलाइज्ड होगा और एक टेक्निक यूज करेगा। एग्जांपल स्पेस डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट और से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट है, ये सब क्या करेंगे, स्पेशलाइज्ड टेक्निक यूज करेंगे और इसमें स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल ज़्यादा होगा, इसलिए इसे प्रोसेस बेस्ड बोला गया है। एंड लेट्स सी द मेरिट ऑफ प्रोसेस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्पेशलाइजेशन होगा। देखिए अगर हमारा प्रोसेस के बेस पे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे स्पेस डिपार्टमेंट है, वहाँ पे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन ऑफ टास्क बहुत ही ज़्यादा होगा, क्योंकि भाई वहाँ हमारा टेक्निकल चीज़ होगा, स्पेस से रिलेटेड चीज़ हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, टास्क स्पेशलाइजेशन होगा। एंड यूज मैक्सिमम अप टू डेट टेक्निकल स्किल होगा। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा प्रोसेस के बेस पे है, टेक्निकल चीज़ें हमारा यहाँ क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जो अप टू डेट टेक्निकल स्किल्स हैं वो यूज होगा, लेटेस्ट, नहीं तो हम पीछे हो जाएंगे। एंड इट सिक्योर द इकोनॉमिक ड्यू टू द मैक्सिमम यूज ऑफ लेबर सेविंग मशीन्स। देखिए इसमें जो प्रोसेस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होगा, इसमें क्या होगा, मशीनरीज यूज होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, इकोनॉमी सेव करेगा, क्योंकि यहाँ पे लेबर सेविंग मशीन का यूज हो रहा है। तो बेसिकली इसका कहने का मतलब यही है कि इसमें क्या होगा, स्पेशलाइजेशन ऑफ टास्क होगा और ये अप टू डेट, जो अप टू डेट स्किल होंगे, टेक्निकल स्किल, उसको यूज करेगा और हमारा एक इकोनॉमी मतलब कि पैसे बचाएगा, क्योंकि मशीन का यूज कर रहा है, तो लेबर सेविंग मशीन उसको बोलते हैं, तो इसलिए ये फाइनेंशियल बेनिफिट भी देगा। एंड लेट्स सी द डिमेरिट ऑफ प्रोसेस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल। कैन नॉट अप्लाइड नॉन टेक्निकल एक्टिविटीज। अब देखिए जब हमारी टेक्निकल बेस्ड चीज़ें हैं, जैसे स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमारा नॉन टेक्निकल चीज़ों में अपना ऑर्गेनाइजेशन नहीं दे सकता, वो एजुकेशन फील्ड में क्या करेगा स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सब चीज़ें। एंड नेक्स्ट, इट गिव मोर इम्पोर्टेंस टू द मीन्स देन टू द इंड्स। देखिए जो हमारा प्रोसेस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल होगा, वो प्रोसेस पे ध्यान देगा। मीन्स बोला है, मीन्स मतलब उसका जो स्टेप्स होंगे, टेक्निकल स्टेप्स होंगे, प्रोसीजर होंगे, रूल्स होंगे, थ्योरीज पे, उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, ना कि उसके गोल पे, मतलब इंड क्या है उसका, उस पर उनका जो कि इम्फेसिस कम होगा। एंड इट डेवलप्स प्रोफेशनल एरोगेंस एंड लीड टू द कॉन्फ्लिक्ट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जहाँ पे टेक्निकल स्पेशलाइजेशन होगा, वहाँ पे उन्होंने बोला कि वहाँ पे प्रोफेशनल एरोगेंस एराइज होगा और वहाँ पे कन्फ्लिक्ट होने का चांस ज़्यादा है। प्रोफेशनल एरोगेंस मतलब उनके अंदर एक ईगो आ जाएगा कि मैं बहुत ही टेक्निकल हूँ, स्पेशलाइज्ड काम कर रहा हूँ, इसलिए इसको बोला कि प्रोफेशनल एरोगेंस आ जाएगा। तो वहाँ पे नॉन टेक्निकल वाले चीज़ों से लेके उनको क्या होगा, कन्फ्लिक्ट होगा। एंड इट निगलेक्ट द सर्विसेज ऑफ जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर। देखिए ये जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट दो वर्ड होते हैं, कैडर होते हैं, स्पेशलिस्ट कैडर एंड जर्नलिस्ट होते हैं। जैसे हमारा देखिए जो आईएएस वगैरह हुए, वो हमारा जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, और वहीं पे वर्क डिपार्टमेंट्स के जैसे होते हैं ना, एई असिस्टेंट इंजीनियर, सब डिविजनल ऑफिसर, एई, एसडीओ, जेई, ये सब देखिए ये सब टेक्निकल फील्ड के हो गए, तो ये स्पेशलिस्ट कैडर बोले जाते हैं। वहीं पे हमारा आईएएस वगैरह हो गए और एसडीएम वगैरह हो गए, ये सब क्या है, जर्नलिस्ट कैडर है। ये क्या है, ये जनरल चीज़ है, ओवरऑल जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो देखते हैं। बट वहीं स्पेशलिस्ट हो गए, वो एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट हो गए, जैसे पीडब्ल्यूडी के कोई हो गया अफसर, सो क्या होगा, वो स्पेशलिस्ट कैडर होगा। तो यही बेसिकली इसका यही मतलब है कि जो प्रोसेस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होगा, वहाँ पे टेक्निकल चीज़ें, वहाँ पे स्पेशलाइजेशन देखा जाएगा, तो वहाँ पे हमारा स्पेशलिस्ट कैडर होंगे। तो उन्होंने क्या किया कि जो सर्विसेज हैं जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर को, उसको निगलेक्ट किया। बेसिकली इस पॉइंट का यही मतलब है। एंड नेक्स्ट देखते हैं पर्सन। हमने देख लिया पर्पस, देख लिया प्रोसेस, देख लिया, अब देखते हैं पर्सन बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसका क्या मतलब है। इट मीन्स द ग्रुप ऑफ पीपुल सर्व बाय द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसमें बेसिकली क्या होगा, कोई स्पेसिफिक पर्सन होंगे या तो ग्रुप ऑफ पर्सन होंगे, उनको सर्व करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बना उसको बोलते हैं पर्सन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल देखिए, रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट है, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, वुमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट है। देखिए एक स्पेसिफिक ग्रुप को ये सर्व कर रहे हैं, वेलफेयर देख रहे हैं, उसके लिए बने हैं, इसलिए इसको बोले पर्सन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। और मेरिट क्या है पर्सन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के, देखिए वन एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द नीड्स ऑफ द ग्रुप। देखिए हमारा जो
वुमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट है, वीमेन से रिलेटेड जितने भी नीड्स होंगे, पॉलिसीज होंगे, यही सब देखेगा। इसलिए इसको बोला है वन एजेंसी, मतलब एक ही एजेंसी सारे नीड्स को पूरा करेगा ग्रुप को। इट फैसिलिटेट द कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड फॉर द बेनिफिशरी। देखिए अब हमारा देखिए जो ये डिपार्टमेंट होते हैं, ये क्या होता है कि इनका कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा होता है। और ये क्या करेंगे, कोई भी मतलब जैसे वीमेन को लेकर कोई भी अगर पॉलिसीज आई, कोई भी स्कीम्स आए, तो उनको प्रोवाइड करने के लिए ये डिपार्टमेंट क्या करेगा कि मल्टीपल एजेंसियों को कोऑर्डिनेट करेगा। मान लीजिए जैसे वुमेन के सैनिटेशन के लिए कोई स्कीम्स आए, तो उसको क्या करेगा, ये चीज़ें कोऑर्डिनेट करेगा प्राइवेट एजेंसियों को कि प्रोवाइड करने के लिए जो भी चीज़ें उनको ज़रूरत है, सैनिटरीज वगैरह की ज़रूरत है, या फिर कोई भी अगर न्यूट्रिएंट वगैरह की ज़रूरत है, वो क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा डिफरेंट एजेंसी को, ताकि वो सुविधा अच्छे से प्रोवाइड करा सके। क्लोज रिलेशन बिटवीन टारगेट ग्रुप एंड एजेंसी। देखिए इसका मतलब है कि जो हमारा एजेंसीज होंगे और टारगेट ग्रुप है, इनके बहुत क्लोज होगा इसका अप्रोच, ताकि अच्छे से सुविधा प्रोवाइड हो सके। एंड डीमेरिट ऑफ पर्सन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन लीड टू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल डिपार्टमेंट। देखिए इसका यही मतलब है कि जैसे हमारा देखिए वुमेन डिपार्टमेंट हो गया, माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट हो गया, ट्राइबल वेलफेयर, मतलब ऐसे सब छोटे छोटे चीज़ के लिए हर एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए हर एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट बने गए हैं। तो इससे क्या होगा कि बहुत ही ज़्यादा नंबर पे डिपार्टमेंट हो जाएंगे। तो बेसिकली इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्वेट्स दिए हैं हमारे हाल्डन कमेटी के ने, एग्जाम में आ सकता है, तो इस चीज़ को मैं अंडरलाइन कर देना हूँ ताकि आप लोग अच्छे से ध्यान दो। देखिए हाल्डन कमेटी कार्ड लिलीपुटियन एडमिनिस्ट्रेशन इस, देखिए जो हल्डन कमेटी की रिपोर्ट थी, उन्होंने इसमें इसको लिलीपुटियन एडमिनिस्ट्रेशन बोला। लिलीपुटियन मतलब छोटे छोटे स्मॉल होते हैं, तो स्मॉल एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा हो जाएंगे, इसमें ज़्यादा डिपार्टमेंट हो गए ना, इसलिए इसको हल्डन कमेटी ने इसको लिलीपुटियन एडमिनिस्ट्रेशन कहा। एंड इट लीड टू द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन ड्यू टू मल्टी फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक। देखिए अब इसमें क्या हुआ कि जो स्पेशलाइजेशन हुआ इसको भी ये क्या करता है, देखिए जो पर्सन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होगा वो क्या करेगा, इट वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन ड्यू टू मल्टी फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक। अब देखिए हमारा वुमेन डिपार्टमेंट हो गया, वुमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट हो गया, ये वुमेन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उनको सॉल्व करेगा, मल्टी फंक्शनल एक्टिविटीज प्रोवाइड करता है, मतलब करता है। इसलिए इसको बोलते हैं कि यहाँ पे स्पेशलाइजेशन ऑफ टास्क नहीं हुए, एक ही डिपार्टमेंट बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा, इसलिए इसको डिमेरिट हुआ। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन वल्नरेबल टू इम्प्रॉपर इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेशर ग्रुप। देखिए अब ये क्या हुआ कि जैसे प्रेशर ग्रुप हो गए, इसका कहने का मतलब है कि ये प्रेशर ग्रुप्स के द्वारा बहुत ही ऑनरेबल है, यहाँ पे इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। जैसे हमारा वेलफेयर डिपार्टमेंट है, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, अगर ट्राइबल के साथ कुछ होता है तो हमारा प्रेशर ग्रुप क्या करेंगे, धरने पे बैठ जाएंगे, तो उसको ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट को उनके लिए कुछ करना होगा। इसलिए एक ही, क्योंकि ये बहुत क्लोज रिलेशन होता है ना टारगेट ग्रुप और एजेंसीज के बीच, तो बेसिकली इसको इन्होंने यहाँ पे डिमेरिट बताया। और नेक्स्ट आते हैं हमारा प्लेस बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशन होंगे उनके क्या क्या प्रिंसिपल्स, मेरिट, डिमेरिट है। देखिए इसमें क्या है कि इट मीन्स टेरिटोरियल एरिया कवर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे इसको जो टेरिटोरियल एरिया कवर किया गया है उसके हिसाब से, मतलब कि प्लेस के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया है, उनके प्रिंसिपल है उनको बोला गया है प्लेस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमारा एक्सटर्नल अफेयर हो गया, ये देखिए हमारा अलग अलग देश कंट्रीज से अफेयर को मैनेज करेगा, तो इसलिए इसे एक्सटर्नल अफेयर बोला गया। देखिए ये भी टेरिटोरियल ही हुआ ना। एंड जोनल ऑफ रेलवे ऑफिसेस हुआ, रेलवे ऑफिस के जो जोनल ऑफिसर्स होंगे, क्योंकि हर एक अलग अलग जोन को कवर करता है वो ऑफिस स्पेसिफिक। जैसे हमारा नॉर्दर्न जोन हो गया तो नॉर्दर्न रेलवे के जितने भी इशूज होंगे उनको देखेगा, इसलिए इसे बोले एक टेरिटोरियल एरिया बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हुए, इसलिए इनको बोला गया है। एंड दामोदर वैली कॉर्पोरेशन हो गया, देखिए स्पेसिफिक एक ही जगह को लिए एक कॉर्पोरेशन बनाया गया है, इसलिए इसको बोला गया है प्लेस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब इनके मेरिट देखते हैं, मेरिट क्या है, बेटर कोऑर्डिनेशन, इनके भी देखिए बेटर कोऑर्डिनेशन होंगे। अब देखिए हमारा एक्सटर्नल अफेयर होगा, ये क्या करेगा, एक ही जगह से, मतलब एक ही डिपार्टमेंट है, ये वेरियस डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करके एक बेटर सुविधा प्रोवाइड करेगा, मतलब कोई भी अफेयर होगा उनको मैनेज करेगा। एंड एडॉप्शन ऑफ नेशनल पॉलिसीज होगा। अब देखिए हमारा नेशनल पॉलिसीज में क्या होगा, एक स्पेसिफिक एरिया को देखा जा रहा है, तो उसमें क्या होगा, अपना जो नेशनल पॉलिसीज बनाए गए हैं उसको अडॉप्ट किया जाएगा। जैसे कि हमारा एक्सटर्नल अफेयर यूएसए का कोई भी, यूएसए से कोई भी चीज़ें देख रहा है, तो उसके लिए हमारा जो नेशनल पॉलिसी बनाए गए हैं, नेशनल पॉलिसी उसको फॉलो करेगा, ना कि ऐसे होगा कि कोई भी अनस्ट्रक्चर्ड वे में उससे डील कर रहा है।
इसलिए इसको बोला गया कि एडॉप्शन ऑफ नेशनल पॉलिसी इस ऑर्गेनाइजेशन करेगा। एंड सुटेबल इन केस ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस एंड कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज। देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन हमारा सुटेबल होगा, जैसे दूर दूर बैठे, देखिए अगर हमारा कम्युनिकेशन नहीं भी डिफिकल्ट है, अगर कहीं जाके नहीं फिजिकली कर पा रहे हैं तो भी ये ऑर्गेनाइजेशन हमारा सुटेबल है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी और कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज के लिए भी। एंड डीमेरिट क्या क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन के? वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब देखिए ये भी प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन को वायलेट करता है, क्योंकि देखिए एक ही डिपार्टमेंट मल्टी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अब हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, वो भी यूएसए से कोई भी डील है या कोई भी इशूज है वो वही देखेगा, ना कि कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन देखेगा। इसीलिए बोले यहाँ पे स्पेशलाइजेशन ऑफ टास्क का वायलेट करता है। एंड वल्नरेबल टू प्रेशर ग्रुप, ये भी देखिए वल्नरेबल टू प्रेशर ग्रुप है, क्योंकि देखिए अगर अदर कंट्रीज में कोई भी इशूज हो रहा है हमारे इंडियंस को लेके, तो लोग एक्सटर्नल अफेयर को पे जोर डाल सकते हैं कि वो कैसे हुआ, वो इशूज को देखे, सॉल्व करें। ये सब बेसिकली इसका कहने का यही मतलब है। एंड काउंटर टू यूनिफॉर्मिटी, देखिए इसमें बोला है कि काउंटर द यूनिफॉर्मिटी। देखिए इसमें क्या होगा कि ये वर्क करेगा, जो एक यूनिफॉर्म लॉ होगा, यूनिफॉर्म प्रोसेस होगा एडमिनिस्ट्रेशन को, उसके अगेंस्ट में काम करेगा, क्योंकि इसको प्लेस के एक एरिया के लेके किसी एक स्पेसिफिक एरिया के रिलेटेड बना है, तो उसी एरिया के रिलेटेड जो भी वर्क्स होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन होंगे, प्रोसेस को फॉलो करेगा। इसलिए उसमें बोला कि इन्होंने यूनिफॉर्मिटी इसमें नहीं है। एंड फोस्टर लोकलिज्म, अब देखिए इसमें बोला गया कि जो लोकलिज्म के इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट होता है किसी भी लोकल ग्रुप को लेके या कोई भी स्पेसिफिक प्लेस के लेके, उनके इंटरेस्ट पे काम करता है, क्योंकि ये प्लेस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये क्या होगा, लोकलिज्म को फोस्टर करेगा, बढ़ावा देगा। इसलिए इसको क्या बोला गया है, इसको डिमेरिट दे दिया गया है। तो हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का पहला पॉइंट था ऑर्गेनाइजेशन, उससे रिलेटेड हमने अच्छे से पढ़ लिया है। और इसमें बेसिकली देखिए जो 4 P's ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इससे क्वेश्चन आते हैं। और इसको कौन से, देखिए पहला जो हमारा था प्रोसेस पर्पज बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें कौन सी कमिटीज ने उसको रिकमेंड किया वो ध्यान दीजिएगा। और उसके करेक्टरिस्टिक को लेके निकोलस हेनरी ने, एल.डी. वाइट ने, C.I. बर्नार्ड ने और हर्बर्ट साइमन ने क्या बोला, वो चीज़ें ध्यान रखना है। और 4 P's तो बहुत ही मस्ट है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा, 1-2 क्वेश्चन। तो अभी के लिए इस लेक्चर में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट मिलते हैं हियरार्की टॉपिक को लेके। तो अभी के लिए थैंक यू।